नमस्कार साथियों, प्रोग्रेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम जो राजस्थान पॉलिटी देख रहे हैं, उसी श्रृंखला में हमारा आज का टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो राजस्थान पॉलिटी में हमारा आज का टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग, वो देखते हैं। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो पहले इसमें बेसिक जानकारी दूं तो हमारे पास केंद्रीय स्तर पे एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, और इसके लिए 1993 में भारतीय संसद ने एक एक्ट पारित किया था। ठीक है, तो उसी के तहत केंद्र के स्तर पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पे राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, इसमें देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो एक सांविधिक आयोग है। ठीक है, सांविधिक आयोग, ये ध्यान रखना। ठीक है, सांविधिक आयोग है मतलब ये एक स्टेट्यूटरी कमीशन है। ठीक है, स्टेट्यूटरी कमीशन, ऐसे शुरू में आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि ऐसा कोई भी आयोग जिसका प्रावधान किसी कानून में है, वो राज्य सरकार का कानून भी हो सकता है या केंद्र सरकार का कानून भी हो सकता है। तो किसी भी कानून के अंतर्गत अगर किसी आयोग का प्रावधान किया गया है तो वो सांविधिक आयोग या फिर इसको वैधानिक आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सांविधिक आयोग क्यों है? क्योंकि इसका प्रावधान हमारे को मिलता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 में। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 में इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, तो देखिए सांविधिक आयोग है और केंद्र सरकार ने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पे राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रावधान किया गया है। उसमें भी देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रावधान वो मिलता है हमारे को धारा 21 में। ठीक है, और ये एक सलाहकारी आयोग है। ठीक है, सलाहकारी आयोग क्यों है? कि राज्य मानवाधिकार आयोग है वो जो भी सलाह देता है वो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक सलाहकारी आयोग है। सलाह राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक सलाहकारी आयोग है। ठीक है, सलाहकारी आयोग है, सांविधिक आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, उसके बाद में देखें तो राजस्थान का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी आयोग की जो अधिसूचना राज्य सरकार ने इसके गठन के लिए अधिसूचना जो जारी की थी वो जारी की थी 18 जनवरी 1999 को। ठीक है, 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 20 मार्च 2000 को। ठीक है, तो राजस्थान का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना की गई थी 20 मार्च 2000 को। ठीक है, 20 मार्च 2000 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद में देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग विनियम 2001 बनाए गए थे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया। ठीक है, तो इसी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 पारित किया गया था ये केंद्र सरकार ने पारित किया था। ठीक है, संसद का कानून है ये। तो इसी जो कानून पारित किया गया था इसी कानून की जो बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्य सरकार ने फिर विनियम बनाए थे। ठीक है, कोई भी कानून होता है उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए उसके संबंध में राज्य सरकारें उनके पास अधिकार है कि वो कुछ भी रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी संबंध में राज्य मानवाधिकार आयोग विनियम 2001 पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी संरचना देखें। ठीक है, स्थापना के समय एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान था। ठीक है, तो ये जब राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी मतलब इसकी स्थापना का प्रावधान 1993 के अधिनियम। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा जो प्रावधान किया गया था तो मूल जो कानून था उसमें प्रावधान ये था कि राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। ठीक है, तो मूल कानून में तो ये प्रावधान था। लेकिन 2006 के बाद में प्रावधान किया गया एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए जो वर्तमान संरचना है वो है 1+2 की। ठीक है, एक अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे। ठीक है, 2006 में जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, और उस संशोधन के माध्यम से ही ये प्रावधान जो पहले एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का जो प्रावधान था उसको चेंज करके एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। उसके बाद में देखें तो योग्यता मतलब जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनके लिए क्या योग्यता का प्रावधान है। तो अध्यक्ष के लिए देखें सबसे पहले तो राज्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी 2019 में संशोधन किया गया था। आपको बता दूं कि अभी तक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है उसमें 2 बार संशोधन हुए हैं, 2006 में और 2019 में।
ठीक है। 2006 में तो ये संरचना में परिवर्तन किया गया था, और 2019 में काफ़ी अन्य चेंज भी किए गए थे, वो आगे भी देखेंगे अभी हम। ठीक है। तो अध्यक्ष के लिए जो योग्यता है उसमें भी परिवर्तन किया गया था। ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसका अध्यक्ष जो हाई कोर्ट है, राज्य की जो हाई कोर्ट है, उसके सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या कोई भी अन्य न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है। तो राज्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश कोई भी बन सकते हैं। ये 2019 के बाद में प्रावधान किया गया है। और 2019 से पहले देखें तो केवल मुख्य न्यायाधीश राज्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही बन सकते थे। ठीक है। उसके बाद में देखें सदस्य, तो सदस्य दो होते हैं। उसमें पहला जो सदस्य है वो होगा उच्च न्यायालय का कार्यरत या कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है। या तो क्या हो सकता है, हाई कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त कोई न्यायाधीश, या कोई ऐसा न्यायाधीश हो सकता है जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है। तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग के पहला सदस्य होगा उसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त कोई न्यायाधीश हो सकता है, या ऐसा कोई न्यायाधीश हो सकता है जिसे जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में 7 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है। उसके बाद में देखें तो जो दूसरा सदस्य होगा राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, तो उसके दूसरा सदस्य के लिए योग्यता है ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान हो। ठीक है। दूसरा सदस्य कोई भी मानवाधिकार के संबंध में कोई विशेषज्ञ व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमने देखी क्वालिफिकेशंस या योग्यता। ठीक है। उसके बाद में देखें नियुक्ति। नियुक्ति के संबंध में प्रावधान देखें तो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे, और राज्यपाल महोदय एक समिति की सिफारिश पे करते हैं। ठीक है। उस समिति के बारे में देखें तो समिति में जो समिति की संरचना है उसमें मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। उसमें विधानसभा अध्यक्ष होते हैं सदस्य के रूप में। गृह मंत्री होते हैं, राज्य के गृह मंत्री होंगे। ठीक है। और विधानसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है। 4 सदस्य होंगे। ठीक है। तो जो भी समिति बनती है नियुक्ति के संबंध में सिफारिश देने के लिए नियुक्ति समिति बनती है, उसमें 4 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है। ये 4 सदस्य होंगे। इसमें एक प्रावधान ये हो रहा है कि अगर राज्य में विधान परिषद भी है, ठीक है, राजस्थान में तो विधान परिषद नहीं है इसलिए ये 4 सदस्य होते हैं, लेकिन अगर जिस भी राज्य में विधान परिषद होगी तो वहाँ पे विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद में विपक्ष के जो नेता हैं वो भी इसमें सदस्य होंगे, तो वहाँ पे टोटल 6 सदस्य बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो इस वजह से इसमें इस समिति में 4 ही सदस्य होते हैं। ठीक है। ये देखा हमने, राज्य में विधान परिषद की स्थिति में विधान परिषद के सभापति व विपक्ष के नेता भी समिति के सदस्य होंगे। ठीक है। तो ये अगर विधान परिषद होगी तो उस कंडीशन में है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो ये सदस्य नहीं होते। ठीक है। उसके बाद में देखें कार्यकाल। ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल के बारे में देखें तो कार्यकाल 3 वर्ष हो सकता है या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है। और ये प्रावधान भी 2019 में किया गया है। राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। ठीक है। ये कार्यकाल हो सकता है। और 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन किया गया था उसके माध्यम से ये परिवर्तन किया गया है। ठीक है। उसमें देखें अध्यक्ष और सदस्यों की पुनः नियुक्ति का प्रावधान 2019 से। इसमें देखें 2019 से पहले जो प्रावधान था वो था कि कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष हो सकता है। ठीक है। 5 वर्ष तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक हो सकता है अधिकतम। ठीक है। और पुनः नियुक्ति का प्रावधान नहीं था पहले। ठीक है। तो इसमें 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन करते हुए प्रावधान यह किया गया कि कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक हो सकता है और पुनः नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है। तो ये संशोधन किया गया था। और ऐसे ही हमने योग्यता के संबंध में भी अभी पहले संशोधन देख लिया जो 2019 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद में देखें शपथ। ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको शपथ दिलाएंगे या तो राज्यपाल महोदय या राज्यपाल द्वारा नामित किसी व्यक्ति के समक्ष। ठीक है। तो मतलब शपथ किसके समक्ष लेंगे, या तो राज्यपाल महोदय के समक्ष या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के समक्ष। ठीक है। उसके बाद में देखें त्यागपत्र। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य त्यागपत्र देंगे राज्यपाल महोदय को ही। ठीक है। उसके बाद में देखें सेवा शर्तें। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण करती है राज्य सरकार। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखें तो वेतन और भत्ते। ठीक है। इनके जो वेतन भत्ते जो हैं वो जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ते उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होंगे। ठीक है।
तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके वेतन भत्ते जो होंगे वो राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समान होंगे। उसके बाद में देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनको जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं उसके समान ही वेतन भत्ते मिलेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को। इसमें देखें तो जो अध्यक्ष हैं उनको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन भत्ते मिलते हैं उसमें सैलरी देखें तो 2,50,000 मिलती है। ठीक है, वर्तमान में ये है। तो ये मिलेगी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को, और सदस्यों को जो मिलेगी वो अन्य न्यायाधीश के समान, और अन्य न्यायाधीश को जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 2,25,000। ठीक है, मासिक वेतन मिलता है 2,25,000। ठीक है, तो ये मिलता है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का वेतन। ठीक है। उसके बाद में देखें तो वार्षिक प्रतिवेदन। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो वार्षिक प्रतिवेदन देता है राज्य सरकार को। इसमें देखो सामान्यतः जो भी है संवैधानिक आयोग है वो राज्यपाल महोदय को देते हैं अपनी रिपोर्ट, और जो सांविधिक और अन्य आयोग है वो राज्य सरकार को देते हैं अपने रिपोर्ट। ठीक है, तो राज्य सरकार को ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है। ठीक है, उसके बाद में देखें पदमुक्ति या निष्कासन। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया देखते हैं अब। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए प्रावधान जो है वो राष्ट्रपति महोदय हटाएंगे, और वो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो एक समिति बनेगी वो समिति जांच करेगी। उस जांच के आधार पे जो भी सिफारिश दी जाएगी उस सिफारिश के आधार पे राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल है, राज्यपाल महोदय के पास हटाने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी देखें तो हटाने के क्या क्या आधार हो सकते हैं, तो हटाने के 2 आधार हैं, साबित कदाचार और अक्षमता। ठीक है, इन 2 आधारों पे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो ये तो हटाने का पहला तरीका है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो राष्ट्रपति द्वारा बिना जांच हटाना। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बिना किसी जांच भी हटाया जा सकता है। ठीक है, और बिना किसी जांच को जब हटाया जाएगा तो उसके भी 5 आधार हैं। ठीक है, तो वो आधार देखते हैं। दिवालियापन, लाभ का पदारण कर ले। ठीक है, अपराध दोष सिद्ध। ठीक है, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जाए। शारीरिक या मानसिक असमर्थता। ठीक है, और विकृत चित्त। ठीक है, अनसाउंड माइंड। ठीक है, कोई मानसिक विकृति हो, तो ये 5 आधार हो सकते हैं। ठीक है, न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाए। ठीक है, कोई लाभ का पद धारण कर ले। ठीक है, अपराध दोष सिद्ध मतलब न्यायालय के द्वारा किसी अपराध के लिए दोष साबित कर दिया जाए। ठीक है, कोई शारीरिक या मानसिक असमर्थता हो। ठीक है, और विकृत चित्त न्यायालय के द्वारा उसको अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो इन आधारों पे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बिना किसी जांच भी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसके कार्य देखते हैं। ये मानवाधिकार आयोग के कार्य देखते हैं अब। ठीक है, लोक सेवकों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत प्राप्त करना। ठीक है, शिकायत प्राप्त करना एवं जांच करना। ठीक है, राज्य एवं समवर्ती सूची के मामलों में। ठीक है, तो जो भी राज्य के लोक सेवक हैं इनके विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वो शिकायत को स्वीकार करते हैं और उसकी जांच करता है राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, और ये अधिकार केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामलों में ही है। यहाँ पे आपको जानकारी दूं कि जो हमारे पास केंद्रीय सूची है, तो केंद्रीय सूची में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए हमारे पास राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो केंद्रीय सूची के मामलों में राज्य मानवाधिकार आयोग के पास कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखें तो मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में स्वतः संज्ञान द्वारा सुनवाई करना। तो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो कोई भी मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है तो उसमें स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, अर्थात श्यूमोटो भी कोई एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो यह अधिकार भी है। उसके बाद में देखें जेल एवं बंदीगृह, जेल एवं बंदीगृहों का निरीक्षण करना। ठीक है, तो जो भी जेल और बंदीगृह हैं तो वहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग के पास अधिकार है कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है कि वहाँ पे जो भी परिस्थितियाँ हैं वो मानवोचित परिस्थितियाँ हैं या नहीं। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन की पावर भी है। उसके बाद में देखें तो मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना। ठीक है, राज्य आयोग के पास शक्ति है कि वो मानवाधिकार के क्षेत्र में रिसर्च कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखें तो मानवाधिकार संरक्षण हेतु कार्य करने वाले एनजीओ को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में जो भी एनजीओ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
जो भी कार्य कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन देना भी राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य है। ठीक है, उसके बाद में देखें तो मानवाधिकारों के संबंध में जागरूकता का प्रसार करना। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग है, वो मानवाधिकारों के क्षेत्र में जागरूकता का प्रसार भी करता है। ठीक है, अवेयरनेस फैलाने का कार्य भी करता है। और इसके उसके बाद में देखें तो मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन करना व लागू करने हेतु सिफारिश देना। ठीक है, तो मानवाधिकार के संबंध में जो भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है या कोई दस्तावेज है तो उनका ये अध्ययन करता है और उनको लागू करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें भी देता है। ठीक है, उसके बाद में देखें न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के पास अधिकार है कि वो किसी भी न्यायालय में जो कोई मानवाधिकार से संबंधित कोई मामला पेंडिंग है तो उस मामले में ये हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस न्यायालय की अनुमति के पश्चात ही। ठीक है, में देखें तो जिला मानवाधिकार इकाई की स्थापना करना। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के पास शक्ति है कि वो जिला स्तर पर मानवाधिकार इकाई की स्थापना कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखे राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं मानवाधिकार आयोग के पास कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, उन शक्तियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहला देखें इसमें तो आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, हमारे पास जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है 1908 की, इसके तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के पास ये 4 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, ये किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। ठीक है, समन जारी करने का अधिकार है। उसके बाद में गवाही हेतु बुलाया बुलाया जा सकता है किसी व्यक्ति को। ठीक है, शपथ पत्र पर बयान लेने का अधिकार है। ठीक है, शपथ पत्र पर बयान लिया जा सकता है। राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो राज्य सरकार का कोई भी कार्यालय है वहाँ से कोई दस्तावेज मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग को प्राप्त कुछ शक्तियाँ हैं। उसके बाद में देखें तो जांच के पश्चात आयोग को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं भाई, राज्य मानवाधिकार आयोग है वो किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई मामला है उसकी जांच करता है, और जांच के बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग के पास निम्न शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, वो देखें तो लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करना। ठीक है, ये सिफारिश राज्य मानवाधिकार आयोग है वो केवल सिफारिश ही करता है। ठीक है, शुरू में भी हमने देखा कि राज्य मानवाधिकार आयोग एक सलाहकारी आयोग है। ठीक है, तो सलाहकारी आयोग क्यों है? क्योंकि ये केवल सिफारिश करता है। ठीक है, तो लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करना। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित किसी मामले की जांच करेगा और उसके बाद में जो भी दोषी लोक सेवक है उसके विरुद्ध जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है उसके लिए राज्य सरकार को वो सिफारिश कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखें पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करना। ठीक है, तो मानवाधिकार से संबंधित जो जो मामला है उसमें जो भी पीड़ित है उसको क्षतिपूर्ति देने हेतु भी राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखें पीड़ित के पक्ष में न्यायालय में अपील करना। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो भी पीड़ित पक्ष है उसके संरक्षण करने के लिए न्यायालय में भी अपील कर सकता है। ठीक है, इसमें देखें केवल सिफारिश करता है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग के पास ना तो दोषी को दंड देने का अधिकार है ना ही निर्दोष को क्षतिपूर्ति देने का अधिकार है। दोनों ही मामलों में वो केवल सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बाद के संबंध में देखें तो ये दोषी को ना तो सजा दे सकता है। ठीक है, सजा देने का अधिकार भी नहीं है, और जो भी हमारे पास पीड़ित है उसको क्षतिपूर्ति देने का भी अधिकार नहीं है। क्षतिपूर्ति ये केवल सिफारिश दे सकता है राज्य सरकार को। ठीक है, तो इसी वजह से ये केवल सलाह देता है, से एक सलाहकारी आयोग है, इस वजह से इसकी आलोचना भी की जाती है आलोचना। और आलोचना के आधार पर राज्य मानवाधिकार आयोग है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इनकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों के पास समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, और दोनों ही सलाहकारी आयोग है, और इस सलाहकारी आयोग है इस वजह से आलोचना की जाती है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं HL दत्तू साहब। इन्होंने ही राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग की आलोचना की है और इसे टीथलेस टाइगर बोला है। ठीक है, दंतविहीन बाघ बोला है। उसके बाद में देखते हैं कि वे मामले जो मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ठीक है, तो वे मामले जो मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ठीक है, 1 वर्ष से पुराने मामले। ठीक है, ऐसे मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित ऐसे मामले जो 1 वर्ष से पुराने हैं
उनमें राज्य मानवाधिकार आयोग में सुनवाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहला ये। दूसरा, न्यायालय में विचाराधीन मामले। ऐसा कोई भी मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामला जो किसी कोर्ट में विचाराधीन है, तो उस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग किसी न्यायालय में पेंडिंग कोई मामला है उसमें तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब न्यायालय की अनुमति हो। ठीक है, सैन्य बलों से संबंधित मामले। ठीक है, हमारे पास जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, ठीक है, तो सैन्य बल है, उनसे संबंधित अगर कोई मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है तो उसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के पास कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद में देखें किसी अन्य आयोग में लंबित मामले। ठीक है, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित है ऐसे मामले जो किसी अन्य आयोग में अगर लंबित हैं तो उस मामले में भी राज्य मानवाधिकार आयोग सुनवाई नहीं कर सकेगा। उसके बाद में देखें, आप आरोप जो लोक सेवक के विरुद्ध न हो। मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित ऐसा कोई भी आरोप है जो लोक सेवक के विरुद्ध नहीं है तो उसकी सुनवाई भी राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं करेगा। अर्थात राज्य मानवाधिकार आयोग उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगा जो लोक सेवक के विरुद्ध है। ठीक है, उसके बाद में देखें सेवानिवृत्त लोक सेवक के संबंधित मामले। ठीक है, लोक सेवकों में भी देखें तो जो कार्यरत लोक सेवक हैं उनके विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें सुनी जा सकती है। सेवानिवृत्त लोक सेवक हैं उनके विरुद्ध भी ये सुनवाई नहीं हो सकती। उसके बाद में देखें तो व्यक्तिगत विवाद, संपत्ति विवाद और औद्योगिक विवाद। ठीक है, कोई पर्सनल डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, तो इन मामलों की भी सुनवाई भी राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में अस्पष्ट शिकायत। ऐसी कोई शिकायत जो स्पष्ट नहीं है तो उसकी शिकायत भी जो राज्य मानवाधिकार आयोग उसकी सुनवाई नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में देखें तो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019। मैंने आपको पहले जानकारी दी कि 1993 में संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया था। ठीक है, और ये जो एक्ट पारित किया गया था 1993 में, ठीक है, इसमें अभी तक 2006 में और 2019 में दो बार संशोधन किया गया है। ठीक है, 2006 में जो संशोधन किया गया था 2006 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन किया गया था उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि मानवाधिकार जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी जो संरचना थी वो पहले होती थी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। ठीक है, इसको परिवर्तन करके एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान कर दिया गया था। तो ये तो 2006 में संशोधन किया गया था। और 2019 में जो नियम में जो 2019 में जो संशोधन किया गया था उसके बारे में अभी देखें तो वैसे पहले मैंने अभी जानकारी दी थी आपको, लेकिन उसको पॉइंट में देखते हैं हम। ठीक है, तो अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक हो सकता है। ठीक है, एक तो ये संशोधन किया गया था जो अभी हमने पहले कार्यकाल में देख भी लिया था। ठीक है, कार्यकाल जब हम देख रहे थे उस समय ये संशोधन हमने देखा भी था। ठीक है, तो वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक हो सकता है और उसमें पुनः नियुक्ति हेतु पात्र है। ठीक है, तो पहले पुनः नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। 2019 के बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पुनः उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो दूसरा संशोधन ये किया गया था। तीसरा देखें तो आयोग का अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। इसमें देखिए आयोग का जो अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है और अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। ठीक है, 2019 से पहले ये जो योग्यता में 2019 में योग्यता के संबंध में भी ये संशोधन किया गया था। ठीक है, तो आयोग का जो अध्यक्ष है वो पहले ये प्रावधान था कि हाई कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है, लेकिन वर्तमान में प्रावधान है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है और कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे 2019 में। उसके बाद में देख तो राजस्थान का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ठीक है, उसमें देखें तो प्रथम अध्यक्ष जो बने थे राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे कांता भटनागर, महिला थे। तो अगर पहली महिला अध्यक्ष भी पूछे तो कांता भटनागर होंगी। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम महिला अध्यक्ष भी कांता भटनागर, ठीक है, महिला बनी थी और ये बनी थी 2000 में, वर्ष 2000 में मार्च में बनी थी, मार्च 2000 में। ठीक है, उसके बाद में देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है,
उसके बाद में देखें तो वर्तमान सदस्य देखें तो आपको जानकारी है कि एक अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में 2 सदस्य होते हैं। तो 2 सदस्य जो हैं वर्तमान में वो हैं, एक तो अशोक कुमार गुप्ता और दूसरे हैं रामचंद्र सिंह झाला। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान 2 सदस्य हैं, वो हैं अशोक कुमार गुप्ता और रामचंद्र सिंह झाला। ठीक है, उसके बाद में देखें तो अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है NK जैन। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल जो रहा है वो रहा है कांता भटनागर का। ठीक है, जो प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, कांता भटनागर, उन्हीं का कार्यकाल न्यूनतम रहा है और इनका कार्यकाल था मार्च 2000 से लेके अगस्त 2000 तक। ठीक है, तो कांता भटनागर का कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम रहा था। उसके बाद में देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे, वो थे अमर सिंह गोदारा। ठीक है, उसके बाद में देखें त्रैमासिक पत्रिका। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग की त्रैमासिक पत्रिका है, वो है मानवाधिकार संदेश। ये याद रखने का लायक फैक्ट है। ठीक है, मानवाधिकार संदेश नामक ये त्रैमासिक पत्रिका जारी करता है। ठीक है, आपको मैंने जब मानवाधिकार आयोग के कार्यों में मैंने आपको बताया कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो मानवाधिकार के क्षेत्र में अवेयरनेस फैलाने का कार्य भी करता है। ठीक है, जागरूकता फैलाता है। तो जागरूकता फैलाने के लिए ही एक त्रैमासिक पत्रिका जारी करता है, उसी का नाम है मानवाधिकार संदेश। ठीक है, उसके बाद में देखें विशेष जांच शाखा। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके पास एक विशेष जांच शाखा है। ठीक है, इस के पास एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है। ठीक है, और जो ये विशेष जांच शाखा है उसमें न्यूनतम IG रैंक का IPS मुखिया होता है। तो इस स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है इसमें एक IPS ऑफिसर इसको हेड करते हैं और वो भी न्यूनतम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, उस रैंक के न्यूनतम IPS रैंक के अधिकारी होंगे। उसमें बाद में देखें उसके बाद में देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, अभी तक जो भी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं उनकी सूची देखते हैं अब। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष आपको जानकारी है कि कांता भटनागर बनी थी। ठीक है, और इनका कार्यकाल था मार्च 2000 से अगस्त 2000 तक। ठीक है, न्यूनतम कार्यकाल भी इन्हीं का था और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो वो भी कांता भटनागर होंगी। ठीक है, न्यूनतम कार्यकाल था इनका और पहली अध्यक्ष थी। ठीक है, मार्च 2000 से अगस्त 2000 तक। उसके बाद में तो दूसरे अध्यक्ष जो बने थे वो थे एस सगीर अहमद। ठीक है, सगीर अहमद। ठीक है, एस सगीर अहमद बने थे और इनका कार्यकाल था 2001 से 2004 तक। ठीक है, उसके बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे वो थे NK जैन। ठीक है, इनका कार्यकाल था 2005 से 2010 तक और इससे पहले हमने देखा भी कि अधिकतम कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे प्रकाश टाटिया और इनका कार्यकाल था 2016 से 2019। अब इसमें आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि 2010 से 2016 कहाँ गया, तो इस समय कोई कार्यवाहक अध्यक्ष रहे होंगे। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग कह रहे हैं कि वो राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखें तो गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है, GK व्यास, तो ये रहे थे 2021 से 2024 तक। ठीक है, उसके बाद में वर्तमान में जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, और इनको अपॉइंट किया गया था जून 2024 में और ये वर्तमान में इसी पद पे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, ने राज्य मानवाधिकार आयोग देखा और राजस्थान पॉलिटी में अन्य आयोग हैं वो भी हम देखेंगे आगे। और ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं तो ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए प्रोग्रेशन एकेडमी के इस चैनल पे। धन्यवाद।